बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का किया उद्घाटन। अन्न उगाने की महिलाओं की भागीदारी की तारीफ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि में खाद्य प्रणाली का है बहुत महत्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा कृषि विकास मेले का किया उद्घाटन। कहा, किसानों की बदौलत भारत बना दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति। किसान आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के केंद्र। कृषि उत्पादों के व्यापार में किसान पुत्र से आगे आने की अपील। केंद्र सरकार राज्यों के पंजीयकों 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए देगा फंड। एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों को किया जाएगा कंप्यूटरीकरण। और पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण मजदूरों में भारी रोष। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं ने अन्न उगाने से लेकर लोगों की प्लेट तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन इस क्षेत्र में उनके योगदान को कम आंका गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि में खाद्य प्रणाली का बहुत महत्व है। कृषि आउटपुट में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 14% है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने भारत को दक्षिण एशियाई देशों के साथ विश्व की खाद्य खपत का 1/4 उत्पादन करने में समर्थ बनाया है। खाद्य प्रणालियां में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि आउटपुट में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 14% है। इस क्षेत्र में आधी से भी अधिक आबादी को रोजगार इस क्षेत्र में मिलता है और रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या इस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर करती है। देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि को सफलता मिली है, जिसके लिए मैं कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐतिहासिक रूप से विज्ञान पर केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और अनुकूल नीतियों ने भारत को दक्षिण एशियाई देशों के साथ विश्व की खाद्य खपत का 1/4 उत्पादन करने में समर्थ बनाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत में 86% छोटे और मझोले किसान हैं, जिन्होंने कोविड, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ समेत तमाम रुकावटों का सामना करते हुए देश और विदेश को अन्न उपलब्ध कराया है। भारत में लगभग 86% छोटे मझोले किसान हैं, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र का भरण पोषण करने दिया है और अन्य देशों की भी हम पूर्ति करने में
सफल हुए हैं। इन चुनौतियों में कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण उत्पन्न लॉकडाउन की परिस्थितियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं भी शामिल थीं। तमाम चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों का कल्याण है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये समय सामयिक कृषि खाद्य प्रणालियों का सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा का ठोस निष्कर्ष निकालने का है। यह समय सामयिक कृषि खाद्य प्रणालियों का सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा का ठोस निष्कर्ष निकालने का है, क्योंकि इस मुद्दे का हम सभी पर प्रभाव पड़ता है। खाद्य प्रणालियां में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि आउटपुट में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 14% है। इस क्षेत्र में आधी से भी अधिक आबादी को रोजगार इस क्षेत्र में मिलता है और रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या इस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया और कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप बदलाव लाएंगे, बदलाव का केंद्र बनेंगे और बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत 2047 में जब अपनी आजादी की शताब्दी का जश्न मनाएगा, तब हमारा देश विश्व में नंबर 1 पर होगा। उन्होंने कृषि में बदलावों की आवश्यकता पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के किसान को कृषि संबंधित तकनीक का पूरा फायदा उठाना है, ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज के दिन भारत शहर के देश में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द सुन सुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी जो आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कृषक पुत्रों से कृषि उत्पादों के व्यापार में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि उत्पादों के व्यापार के द्वारा कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि करके किसान भाई अपनी तरक्की सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें कृषि उत्पादों के व्यापार में भी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यदि किसान व्यापार में आ जाएंगे तो उनकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जो उत्पाद आप पैदा करते हैं, यदि उनकी प्रोसेसिंग करके बाजार में खुद ही बेचें तो ये आपको बहुत ही शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचा देगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा सरकार द्वारा इस संबंध में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी आय को बढ़ाएं। उपराष्ट्रपति ने कृषि के क्षेत्र में हो रही नई तकनीकी उन्नति और नवाचारों को अपनाने के लिए किसानों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों पर सरकार जो छूट दे रही है, किसान उसका लाभ उठाएं। तकनीकी और किसान का सदियों से नाता रहा है। किसान ने खुद के बल पर, खुद की मेहनत पर इंस्ट्रूमेंट को बदला है। टेक्नोलॉजी हमारी अपने आप मदद कर रही है। हरियाणा में ड्रोन टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी बहुत जबरदस्त रूप से हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने देश की सभी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीयकों और 13 राज्यों में क्रियाशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सशक्त करने का
महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण की योजना की तर्ज पर एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों में कार्यशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों के कंप्यूटरीकरण व केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की तरह ही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए एक केंद्रीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। इस योजना का कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से जहां एक और लोगों को राज्यों की सहकारिता विभाग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों द्वारा मिलने वाली सेवाएं त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेंगी, वहीं दूसरी ओर इन कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता एवं समरूपता आएगी, जिससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। और पंजाब भर की 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्याओं का सामना है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण मजदूरों में भारी रोष है। गल्ला मजदूर संघ का कहना है कि श्रमिकों की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। इससे पहले मजदूर 1 अक्टूबर से हड़ताल शुरू करने वाले थे, लेकिन पंजाब के कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल की रूपरेखा सामने रखी गई, लेकिन मंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन से कोई बातचीत नहीं की। इस पर एसोसिएशन ने पंजाब की सभी अनाज मंडियों में कार्य ठप कर दिया है। वहीं संगरूर में अनाज मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल का जो तीजा दिन नहीं, साडी ਜਿਹੜੀ 156 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 1800 ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 25% ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 25% ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੋੜਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ अनदेखा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक क्षेत्र की विश्व की प्रमुख संस्था इफ्को द्वारा वर्ष 2023 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान कथाकार सुश्री मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। उन्हें ये सम्मान ग्रामीण और कृषि जीवन से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को मुखरित करने के लिए दिया जाता है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में साहित्य के जिन कुछ रचनाकारों ने सामाजिक सरोकारों के साथ लेखन को जारी रखा है, उनमें एक महत्वपूर्ण नाम मधु कांकरिया का है। बेशक मधु कांकरिया को अब तक कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उनके पूरे रचना कर्म को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के निर्णायकों ने पहचान कर एक नया आयाम। उर्वरक क्षेत्र की विश्व की अग्रणी संस्था इफ्को द्वारा कथाकार मधु कांकरिया को वर्ष 2023 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी एवं मृदुला गर्ग और इफ्को प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी द्वारा प्रदान किया गया। इफ्को के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान खासतौर से उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो किसानों, देहात और जमीन को अपने साहित्य में शामिल कर समाज और राष्ट्र के सामने लाते हैं। श्रीलाल जी की अधिकतर रचनाएं ग्रामीण जीवन पर आधारित थी और इफ्को भी किसानों की संस्था है। किसानों की समस्याएं देश के सामने आए, बुद्धिवादी वर्ग के प्रति आए, नौजवानों के सामने आए और उन समस्याओं कुछ निराकरण निकल सके। आगे बढ़ाती है वो, उसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह समय मनुष्य विरोधी है, साहित्य विरोधी है। इफ्को सम्मान इसलिए विशिष्ट है
कि किसानों की बात करता है या ग्रामीण जीवन की बात करता है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए मधु कांकरिया के चयन को लेकर इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार व मुख्य प्रबंध रजनीश पांडे ने भी उचित बताया। इफ्को साहित्य सम्मान एक ऐसे युग पुरुष के ऊपर मिलता है, माननीय श्री लाल शुक्ल जी, जिनकी लेखनी हमेशा गाँव के स्पष्ट दर्शन, गाँव की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का एक सजीव चित्रण और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके इसका एक विकल्प प्रस्तुत करती है। किसानों का विश्वास गत 60 वर्षों से इफ्को ने जीतकर एक विश्व स्तर की एक सहकारी संस्था के रूप में निर्माण अपने गांव, जमीन और पूरे विश्व में अपना नाम किया है। गौरतलब है कि मूर्धन्य कथा शिल्पी श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को साहित्य सम्मान 2011 में शुरू किया गया था। इसी क्रम में साल 2023 का सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर असगर वजाहत की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने मधु कांकरिया के नाम का चयन हाशिए के समाज, भारत के बदलते यथार्थ पर केंद्रित उनकी कृषि और ग्रामीण आधारित व्यापक साहित्यिक योगदान को ध्यान में रखकर किया गया था। सहकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था इफ्को द्वारा श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए एक और जहां साहित्यिक लेखनी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में आने वाली समस्याओं को समाज और राष्ट्र के सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी तैयार हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता ही सेवा की संकल्पना के संदर्भ में देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से कॉलेज कैंपस की साफ सफाई के साथ छात्रों ने खरपतवार साफ किए। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान सप्ताह के क्रम में SKN कॉलेज कैंपस में साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कॉलेज के छात्रों के साथ स्वयं साफ सफाई के इस महाअभियान की अगुवाई की। कुलपति के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने भी स्वच्छाग्रही बनकर खूब श्रमदान किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि भारत को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए साफ सफाई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपिता स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे और वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक इसके प्रति जागरूक हो, और जब ही हम इतने बड़े देश को स्वच्छ रख सकते हैं। हर व्यक्ति का, छात्र का या कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है कि वो साफ सफाई के प्रति जागरूक रहे। प्रोफेसर बलराज सिंह ने पानी की बचत करने के साथ छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए से नो टू प्लास्टिक का नारा देकर इसकी जगह कृषि वेस्ट से बने उत्पादों को विकल्प के तौर पर अपनाने की अपील की। पानी की जो कमी भविष्य में आएगी उससे हम कहीं न कहीं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब नई आवश्यकता है से नो टू यूज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक वातावरण के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम में डिकम्पोज होता है। और आजकल जो है ना, दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसी चीजें आ रही हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि कृषि में खरपतवार नियंत्रण भी साफ सफाई का ही हिस्सा है। फसल में उगे गाजर, घास जैसे अवांछित खरपतवार की वजह से कृषि फसलों को काफी नुकसान भी होता है। अब हर जगह हर्बिसाइड यूज नहीं हो सकता। अभी स्थिति में हर्बिसाइड यूज करेंगे, देयर विल बी नो यूज। लेकिन मैकेनिकली, मैनुअली, मशीन से उनका रेगुलर कंट्रोल हो। तो वीड्स क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, एक तो दे आर दी होस्ट फॉर डिजीज, पेस्ट एंड वायरसेस। डिजीज, पेस्ट और वायरसेस, पेस्ट भी इनमें छुपते हैं। भाई कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह तो चाहिए ना, वो मिट्टी के ऊपर, खाली मिट्टी के ऊपर थोड़ी सर्वाइव करेंगे। दे सर्वाइव ऑन द वीड्स, दे मल्टीप्लाई अमंग द वीड्स, और फिर वो क्रॉप को डैमेज करते हैं। गौरतलब है कि प्रोफेसर बलराज सिंह SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में न केवल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से संबद्ध सभी कैंपस में साफ सफाई व हरियाली को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार के ग्रीन इंडिया,
क्लीन इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए भी काम कर रहे हैं। सफाई के इस महाअभियान में SKN कृषि महाविद्यालय जोबनेर के अधिष्ठाता डॉक्टर BL जाट ने सभी छात्रों से कचरा पात्र का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर SP सिंह ने सफाई को पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी बताया। कृषि महाविद्यालय के रेडी प्रभारी डॉक्टर BS बधाला ने कहा कि इस अभियान में लगभग 128 रेडी छात्रों ने श्रमदान किया और स्वच्छता की प्रतिज्ञा ली। स्वच्छता ही सेवा है की संकल्पना के तहत देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से विश्वविद्यालय कैंपस में साफ सफाई का महाअभियान चलाया गया। कार्यक्रम में खुद कुलपति ने छात्रों के साथ सफाई अभियान की अगुवाई की और छात्रों को साथ लेकर न केवल कैंपस को ग्रीन और क्लीन बनाया, बल्कि खरपतवार नियंत्रण कर इससे फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में छात्रों को जागरूक भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ में OP यादव, DD न्यूज जोबनेर। और आइए अब जानते हैं कि किसान कैसे रखें इस मौसम में अपनी खेती का ख्याल। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में राजमा और जौ की गहाई करें और उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फूल गोभी की कटाई करते रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों की बात करें तो यहाँ मक्के में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय पालक की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। यही इस समय किसान मूली, शलजम, धनिया, चकुंदर और मेथी जैसी फसलों की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाके में ही लहसुन की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले किसान इस समय तैयार टमाटर और बैंगन की तुड़ाई करें। इसके साथ यहाँ पालक की सीधी बुआई करें। इसके अलावा यहाँ लहसुन की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और मक्के की कटाई करें। यहीं धान के खेतों की मेड़ों पर निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय गन्ने की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ जल्दी तैयार होने वाली मक्के की कटाई करें। भाबर और तराई इलाके में ही मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही ये समय सरसों और तोरिया की बुआई और फूलगोभी की रोपाई के लिए उपयुक्त है। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में ही मूली, गाजर और चकुंदर के खेतों में नमी बनाए रखें। इसके साथ ही फसलों में नियमित निराई गुड़ाई करें। यही इस समय किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके के किसान धान की कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेतों से पानी निकाल दें। यही किसान तोरिया की बुआई और लहसुन की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज की नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड के उपनम इलाकों के किसान मूंग और उड़द में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तोरिया की बुआई करें। यही स्मड और लाल सड़न से संक्रमित गन्ने के पौधों को खेत से हटा दें और जला दें। और नाज़रीन, खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे उत्कृष्ट संबंधों की सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। आगामी विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता भी 5 साल तक राज्य को लूटने, धोखा देने, ठगने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। डबल इंजन का बहुत सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे उठापटक में एक नया मोड़ देखने को मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार पहले से निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए कावेरी जल छोड़ने को कहा गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।